हेलो फ्रेंड्स, एल्डरली एज ग्रुप में जब हिप फ्रैक्चर होता है, मतलब कि कूल्हे की हड्डी का फ्रैक्चर होता है, तो ये अपने आप में एक हाई रिस्क केस होता है। सो एल्डरली एज ग्रुप के जब लोग बेड पे लेटते हैं तो काफ़ी सारे और सेकेंडरी प्रॉब्लम्स होने लग जाते हैं, जैसे कि चेस्ट इन्फेक्शन, बेड सोर्स या डीवीटी और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स। तो इसलिए हमारी कोशिश हमेशा ये होती है कि हिप फ्रैक्चर की वजह से या फिर किसी भी रीज़न से जब एल्डरली एज ग्रुप के लोग बेड पे लेटना उनको पड़ जाता है, तो हमारी कोशिश ये होती है कि उनको एज सून एज पॉसिबल हम उनको बिस्तर से बाहर लाएं। लेकिन इसका एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें एल्डरली एज ग्रुप के लोगों में ये ध्यान में रखनी चाहिए कि जब उनको प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट की ज़रूरत पड़ जाती है तो कैसे उनकी रिकवरी में हम इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए उनको आउट ऑफ द बेड ला सके एज सुन एज पॉसिबल। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन दूंगा कि ऐसे एल्डरली एज ग्रुप के लोगों में हमको कैसे उनकी केयर करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि क्या 3 सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स होती है। उससे पहले मैं आपको ये इंट्रोड्यूस करवा दूं कि आज हमारे साथ हमारे पेशेंट पशुपति जी हैं। ही इज़ अ 76 ईयर ओल्ड मेल एंड हमारे साथ उनके फैमिली रिलेटिव मिस्टर विनीत एंड मिसेस बबीता हैं, जो इनकी घर पे देखभाल भी करेंगे। तो इस टाइम पे फैमिली मेम्बर्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पेशेंट की एक रिकवरी जर्नी है जिसमें फैमिली मेम्बर्स की एक इम्पॉर्टेंस होती है। तो 3 सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो लेटे रहने की वजह से आती है वो है डीवीटी, मतलब कि खून का थक्का बनना या ब्लड क्लॉट बनना, उससे हमको डील करना है। सेकंड इज चेस्ट इन्फेक्शन, क्योंकि लेटे रहने की वजह से हमारे जो लंग्स हैं वो उतने बढ़िया काम नहीं करते, उसके लिए हमको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है वो हम जानेंगे इस वीडियो में। एंड थर्ड प्रॉब्लम है बेड सोर्स, विच इज़ अ मेजर एंड अ डिवास्टेटिंग प्रॉब्लम, बिकॉज उसको डील करने में बहुत समय लग जाता है। इसलिए हमारी कोशिश ये होती है कि बेड सोर्स हो ही ना। तो सबसे पहले बात करते हैं बेड सोर्स से कैसे बचा जाए। तो बेड सोर्स बड़ी सीरियस प्रॉब्लम हो जाती है एक बार हो जाए तो, बिकॉज पेशेंट जब बहुत देर या लंबे समय तक एक ही पोजीशन में लेटता है तो हमारी बॉडी के कुछ स्पेसिफिक प्रेशर पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर बहुत अधिक समय से लेटने की वजह से वहाँ का ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ होता है और वहाँ की स्किन के ऊपर घाव बन जाता है, जिसको हम बेड सोर कहते हैं। ये साइट्स जो कॉमन है वो हमारे स्कल के बेस पे स्कैपुला, ये हमारा कमर का निचला हिस्सा जिसको हम सेक्रम कहते हैं, और हमारी हील, एड़ी का जो पिछला वाला पार्ट है। ये 4 जगह ऐसी हैं जहाँ पे बेड सोर होने के बहुत चांसेस होते हैं। बेड सोर से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम एयर मैट्रेस काम में लें, जिस तरह की ये एयर मैट्रेस आप देख पा रहे हैं। ये एयर मैट्रेस, ऐसी ही एक वाटर मैट्रेस भी आती है जहाँ पर ऑल्टरनेटिवली अलग अलग स्पेसेस में हवा भरती है या फिर पानी भरता है, और इनका जो प्रेशर पॉइंट है वो चेंज होता रहता है। तो किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बहुत लंबी देर के लिए प्रेशर नहीं पड़ता, इससे वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और स्किन पे घाव नहीं होता। बेड सोर से बचने का दूसरा तरीका जो है वो है पेशेंट को बहुत फ्रिक्वेंटली बेड के अंदर करवट दिलाएं। तो करवट दिलाते वक्त हमेशा ये ध्यान रखिए कि जो हेल्दी साइड है, जो नॉन ऑपरेटेड साइड है, जिधर सर्जरी नहीं हुई है, उधर की ही करवट दिलानी है और पाँव के बीच में 2 पिलो लगाने हैं। इसको हम लाइव डेमो दे करके आपको समझाते हैं। पेशेंट को जब भी करवट दिलवानी है तो दोनों पाँव के बीच में 1 या 2 पिलो, वो डिपेंड करता है कि पिलो की क्या थिकनेस है, और पाँव के बीच में लगा करके और इस पाँव को उसके ऊपर रखेंगे, दूसरे पाँव के ऊपर, और हिप्स एंड शोल्डर मतलब कंधे और कूल्हे साथ में घूमेंगे। और इस पॉइंट पे हम घुटने को मोड़ भी सकते हैं, जो कि पेशेंट सीधा लेटे लेटे नहीं कर पाता है। इस टाइम पे हम मोड़ते हैं घुटने को तो घुटने की स्टिफनेस भी दूर होती है। इसका बेनिफिट ये है कि पेशेंट के पिछले हिस्से को, पीठ वाले हिस्से को पूरी तरीके से हवा लगती है और बेड सोर्स होने से उनको बचाव मिलता है। ये चीज़ हमें हर 2 घंटे में करनी है, कम से कम 15-20 मिनट के लिए। तो पीछे जो पीठ वाला हिस्सा है वहाँ पे हवा लग रही है, वहाँ पे अभी कोई बेड सोर नहीं होगा। ठीक है, वापस से उनको अपनी पोजीशन में लाएंगे। वापस से अपनी पोजीशन में लाते वक्त भी यही चीज़ ध्यान रखनी है कि हिप्स और शोल्डर साथ में आएंगे इस तरीके से, और अब पिलो को हम हटा सकते हैं। ये है फ्रीक्वेंट टर्निंग इन बेड, जो हमको हर 2 घंटे में करनी है, जो हमको बेड सोर से बचाएगा। अब आते हैं हम दूसरी प्रॉब्लम पे। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है खून का थक्का बनना या फिर ब्लड क्लॉट बनना, या फिर उसको हम डीवीटी कहते हैं, डीप वीनस थ्रोम्बोसिस। डीप वीनस थ्रोम्बोसिस से बचने का सबसे अच्छा तरीका जो है वो है काफ एंड एंकल पंप एक्सरसाइज। हमारे साथ फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर मुकेश हैं, ये डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि ये हम कैसे कर सकते हैं।
डीवीटी से बचने के लिए हम इस तरह की काफ और एंकल पंप एक्सरसाइजेज जो ये डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, ये तो करनी ही करनी है। हॉस्पिटल में जब तक पेशेंट एडमिट रहते हैं तो हमारे पास ये सारे इक्विपमेंट्स होते हैं जिसको हम डीवीटी पंप कहते हैं। लेकिन जब आप घर जाते हो तो ये सारे इक्विपमेंट्स हमारे पास नहीं होते। वहाँ पर सबसे अच्छा तरीका यही एक्सरसाइज है, और इसको हम एक्टिव काफ एंड एंकल पंप एक्सरसाइज इसलिए कहते हैं क्योंकि पेशेंट खुद अपने एफर्ट से कर रहा है ना। तो एक बार खुद करेंगे, आप खुद करिए एक बार। वेरी गुड। तो बस ये सबसे बेस्ट तरीका है डीवीटी से बचने का। दिस इज कॉल्ड एज मैकेनिकल प्रोफाइलेक्सिस ऑफ डीवीटी। इसके अलावा एक फार्मास्यूटिकल या केमिकल प्रोफाइलेक्सिस भी होता है जहाँ पे हम ब्लड थिनर्स देते हैं डीवीटी से बचने के लिए। अगली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि पेशेंट की जिधर की सर्जरी होती है, हिप जॉइंट की या जिधर का फ्रैक्चर होता है, वहाँ पर स्ट्रेस नहीं पड़े। ध्यान में रखना होता है कि पंजा जो है वो बाहर की तरफ नहीं जाए, क्योंकि ये ऑपरेटेड केस हैं, इनकी सर्जरी ऑलरेडी हो चुकी है। तो वैसे भी पंजा बहुत ज़्यादा लिमिट से बाहर तो जाता भी नहीं है, लेकिन पंजे को फिर भी बाहर की तरफ गिरने से बचाने के लिए ये डी रोटेशन स्प्लिंट आते हैं, ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है। तो इस तरीके का स्प्लिंट हम लगाते हैं तो पेशेंट का पंजा जो है वो बाहर की तरफ नहीं गिरता है।